चलिए जी, आगे चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। होटल निको जीलैंड एन अफोर्डेबल लेजर होटल रिसोर्ट इज एन आइडियल रिट्रीट टू एस्केप। भाग जाओ, बिल्कुल बिल्कुल भाग जाओ, बिल्कुल लग्जरी के अंदर चले जाओ, बिल्कुल पीस ऑफ माइंड के अंदर चले जाओ। अनवेंड एंड एंजॉय द पीस ऑफ माइंड सेट अमिड एक्सपेंसिव ट्रॉपिकल ग्रीनरी इन द एनक्लेव ऑफ जीलैंड। मन कर रहा है यार जाने का। Hotel Nico is designed for pleasure, where services reign supreme and Italian style architecture of its 25 classic rooms harmonize with nature. वाह वाह वाह। Hotel Nico Zealand is a beachfront resort that feature a good choice of swim up, pool, bar, gym and variety of restaurant। मतलब एक तरह से बेसिकली इंद्रलोक में आ गए, सब ही सब, मतलब आपको बहुत ही अच्छी अच्छी लग्जरी मिल रही है वहाँ पर आपको। अ वाइड एरे ऑफ वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी लाइक सर्फिंग, सेलिंग, जेट स्कीइंग एटसेट्रा आर अवेलेबल फ्रॉम बीच ऑपरेटर्स एट वॉकिंग डिस्टेंस। मतलब बढ़िया है यार, सब कुछ इंजॉय करने वाली चीजें हैं। द होटल इज सिनोनिमस विद एंजॉयमेंट एंड वैल्यू फॉर मनी। मतलब एंजॉयमेंट तो बंदा करता ही है वहां जाके, और सिनोनिमस है उसका, मतलब हमारा होटल जाना जाता है कि भैया एंजॉयमेंट के लिए, और साथ ही साथ वैल्यू फॉर मनी भी है क्योंकि अफोर्डेबल लिखा हुआ था यहाँ। विद अ लार्ज चॉइस ऑफ वेरी अट्रैक्टिव ऑल इंक्लूसिव पैकेजेस, सब कुछ उसी पैकेज के अंदर इंक्लूड करके हम दे देते हैं। अब देखिएगा, ये जीलैंड है तो ये ZD करेंसी है, तो अगर मेरे मुंह से कभी रुपी निकले तो ZD ही समझ लेना। इधर करेंसी INR नहीं दे रखा, रुपी नहीं दे रखा, ZD दे रखा है। तो निको होटल का नाम है, वो क्या चार्ज कर रहा है? 2700 रुपए पर रूम पर नाइट। अब देखो, अगर इतना सारी फैसिलिटी मिल रही है ना, अगर होटल वगैरह में कभी रुके हो, ठहरे हो, और इतनी फैसिलिटी मिल रही है, तो 2700 रुपए बहुत सही प्राइस है यार, ठीक है ना। कोई ऐसा ज्यादा प्राइस नहीं है 2700 रुपए का, अगर इतना सारा फैसिलिटी आपको मिल रहा है तो। इररिस्पेक्टिव ऑफ सिंगल और डबल ऑक्यूपेंसी, मतलब एक डबल बेड लगा हुआ है, आप अगर सिंगल रहो या 2 बंदे रहो कोई दिक्कत नहीं है, पैसा उतना ही लगेगा 2700 रुपए का। द वेरिएबल कॉस्ट इज, वेरिएबल कॉस्ट कितना आया? ZD 900 रुपए पर ऑक्यूपाइड रूम पर नाइट, ठीक है ना। तो इससे अपने को ये समझ आ रहा है कि जो लेवल ऑफ एक्टिविटी है, जो लेवल ऑफ एक्टिविटी है, या जो एक यूनिट है, वो है रूम नाइट। वो क्या हो गई? रूम नाइट, एक यूनिट या एक लेवल ऑफ एक्टिविटी, ठीक है ना। द निको इज अवेलेबल थ्रू आउट। हाँ, उत्तराखंड में तो होटल्स, उत्तराखंड में उन लोगों का काम तब बढ़ता है ना जब 4 धाम यात्रा स्टार्ट होती है, तब काम बढ़ता है, तब बहुत डिमांड आती है। द निको इज अवेलेबल थ्रू आउट 365 डेज अ ईयर एंड हैज अ 75% बजटेड ऑक्यूपेंसी रेट, ठीक है। 75% वो उसकी कैपेसिटी भरी रहती है। देखो 75% हमेशा नहीं भरी रहती, कभी पूरा फुल भी भरा रहेगा, कभी 90% भरा रहेगा, कभी बहुत 25-30% ही भरा रहेगा। ऑफ सीजन में पता चल रहा है कोई 2-4 ही कस्टमर रह रहे हैं आपके होटल के अंदर, यस और नो। तो 75% ऑन एन एवरेज निकाला जाता है पूरे साल का। तो पूरे साल में 365 दिन खुलता है भैया होटल हमारा, और 75% ऑक्यूपेंसी रहती है। फिक्स कॉस्ट आर बजटेड एट, देखो फिक्स कॉस्ट है तो इसको मैं टोटल में लेकर चलूंगा, वेरिएबल कॉस्ट को पर में लेकर चलते हैं, पर में ही दे रखी है। और जो ये चार्जेस हैं, सेलिंग प्राइस है, ये भी पर में होता है, पर में ही दे रखा। फिक्स कॉस्ट टोटल में होनी चाहिए। फिक्स कॉस्ट आर बजटेड एट ZD 9 मिलियन 90 लाख एंड आर इनकर्ड इवनली ड्यूरिंग द ईयर। एंड आर इनकर्ड इवनली ड्यूरिंग द ईयर का मतलब होता है, जैसे मान के चलो, अगर एग्जाम्पल के तौर पे, ये बार बार ये चीज आती है आपको, जहां लिखा होता है ना इनकर्ड इवनली ड्यूरिंग ईयर, इसका मतलब होता है अगर 1 ईयर के अंदर आपकी फिक्स कॉस्ट आ रही है, सपोज करो 36,500 रुपए की निकल कर आ रही है, ठीक है, 1 ईयर के अंदर एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। तो 1 मंथ की कितनी आ जाएगी? 36,500 डिवाइडेड बाय 12। 1 डे की कितनी आ जाएगी? 36,500 डिवाइडेड बाय 365, ठीक है। इवनली का मतलब होता है बराबर बराबर बांट दो, बिल्कुल फैला दो बराबर बराबर, ठीक है, बराबर बराबर बिछा दो हर महीने के अंदर, हर दिन के अंदर, इसको बोलते हैं इवनली ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है ना। वैसे हो सकता है किसी महीने फिक्स कॉस्ट ज्यादा है, किसी महीने कम है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाती हैं चीजें, बट अपने को ये समझना है कि ये इवनली है, यानी बराबर बराबर मान के चलना है। आगे चलिए, ड्यूरिंग द सेकेंड क्वार्टर ऑफ द ईयर, देखो इधर पूरे साल की बात नहीं हो रही, इधर सिर्फ एक क्वार्टर की बात हो रही है। यहां तक देखो ईयर की बात हो रही थी, ये जो आपको फिक्स कॉस्ट है ये पूरे साल की दे रखी है, बट यहां जो बात हो रही है बेटा जी, ये एक क्वार्टर की बात हो रही है।
Usually the room's occupancy rate remains substantially below the level expected at other quarters of the year. जैसे जब चार धाम यात्रा चल रही होती है ना, ठीक है, और चार धाम यात्रा में भीड़ कब होती है? स्टार्टिंग के टाइम पे और एंड के टाइम पे, बीच में नहीं होती इतनी। अगर उत्तराखंड की आप बात करो, बीच के अंदर इतनी नहीं ऑक्यूपेंसी वगैरह, मतलब ठीक होती है, वैसे सीजन रहता ही है, बट जिस टाइम पे यात्रा ही नहीं चल रही होती, अब जैसे कोरोना के टाइम में बहुत चीजें डिस्टर्ब हुई तो काम बहुत ठंडा पड़ा हुआ था वहां पर, यस और नो। तो इसी तरीके से अब ये एक क्वार्टर ऐसा है जिसके अंदर ना usually the room occupancy rates remain substantially below the level expected at other quarter of the year। मतलब ऑफ सीजन सा चल रहा है, यहाँ कस्टमर ज्यादा नहीं आ रहा। हिल स्टेशन पे बताओ कस्टमर कब ज्यादा जाता है? गर्मी के टाइम पे। बाकी भाई न्यू ईयर के टाइम पे तो समझ नहीं आ रहा, जिसका स्टेटस देखो वही पहाड़ों के अंदर, जिसका स्टेटस देखो वही पहाड़ों में, पता नहीं क्या हो गया है कि मतलब कोई डिस्काउंट मिल रहा है, क्या हो रहा है, जिसका भी स्टेटस देखो, मैं कह रहा हूँ 100 में से 90 लोग भाई पहाड़ों पे ही अपने स्टेटस डाल रहे हैं इस पर्टिकुलर टाइम पे, तो जिसको भी देख रहा हूँ, ठीक है, हम ही दिल्ली के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है, बाकी सब पहाड़ों में। लास्ट ईयर मैं भी था, बट इस बार चलो बैच था तो अपन कहीं नहीं गए। तो रिमेन सब्सटेंशियली बिलो द लेवल एक्सपेक्टेड एट अदर क्वार्टर्स ऑफ द ईयर, ये बहुत ज्यादा कम होता है इसके अंदर लेवल ऑफ एक्टिविटी, ठीक है। कोई ऐसा सीजन है जहां जितने कस्टमर नहीं आ रहे आपके पास। निक्को इज एक्सपेक्टिंग टू सेल 900 ऑक्यूपाइड रूम नाइट्स ड्यूरिंग क्वार्टर 2। सिर्फ कितने बेच पाएगी? 900 ही बेच पाएगी क्वार्टर 2 के अंदर। 900 यूनिट्स, रूम नाइट को एक यूनिट मान लो तो 900 यूनिट बिकेंगी क्वार्टर 2 के अंदर। मैनेजमेंट इज कंसिडरिंग स्ट्रेटेजी टू इंप्रूव प्रॉफिटेबिलिटी, है ना, एक चिंता का विषय होता है, एक चिंता का विषय होता है कि जब आपके पास किसी एक पर्टिकुलर समय पे, किसी एक पर्टिकुलर क्वार्टर के ऊपर जब आपके पास इतनी ऑक्यूपेंसी नहीं आ रही, तो उस टाइम पे चिंता का बहुत विषय होता है, बिकॉज उस टाइम पे ना प्रॉफिट्स नहीं आ रहे होते आपके। अब जैसे केदारनाथ के टाइम पे जब ये आपकी यात्रा खुलती है, भाई साहब क्या मतलब 100 रुपए का कमरा नहीं है, 1000 रुपए का बेच रहे हैं, 5-5 हजार का बेच रहे हैं, 10-10 हजार का बेच रहे हैं। कोई मतलब कोई भी जो चीज आप खरीद लो, जब केदारनाथ यात्रा, बद्रीनाथ यात्रा पे जो लोग जाते हैं तो इतनी एक्सपेंसिव कर देते हैं यार वो चीजें। मतलब 20 रुपए की पानी की बोतल 50 रुपए, 100 रुपए, इतना महंगा मिलता है। खाने पीने का सामान, होटल बहुत महंगे मिलते हैं। तो जब आपके पास है ना सीजन होता है, तब तो भैया बहुत मजे आ रहे होते हैं, तब तो लूटो कस्टमर को, अच्छा खासा चार्ज करो। बट जब ऑफ सीजन होता है ना, 500 रुपए का कमरा होगा ना भाई, 400 में ले लो, चलो 250 में ले लो, चलो भाई साहब रह लो, कोई बात नहीं, यस और नो, तब सब कुछ मानने को तैयार हो जाते हैं, ठीक है। तो जो हमें चिंता होती है ना, वो हमेशा ऑफ सीजन में होती है। जब सीजन चल रहा होता है तब कोई चिंता का विषय नहीं होता। इसी तरीके से जो मैनेजमेंट है वो सोच रही है कि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाऊं। क्यों बढ़ाऊं? क्योंकि ऑफ सीजन है भाई। अगर सीजन होता ना तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। including closing the Nikko for the duration of quarter 2 और adopting one possible option as follows, ठीक है। तो वो सोच रही है तो क्वार्टर 2 के अंदर हम निक्को को बंद कर दें, अपने होटल को बंद कर दें। बट देखो ये चीज थोड़ी ना ठीक नहीं है, बिकॉज ये जो 900 बंदे हैं, 900 रूम नाइट्स आपकी सेल हो रही हैं, वो नहीं होंगी ना उसके बाद। ये क्या है, ये 900 बंदे आएंगे तो सही, आपके पास नहीं आ रहे, आपके कॉम्पिटिटर के पास आ रहे हैं। अगर आप अपने आप को बंद कर देते हो तो आपने तो अपने कॉम्पिटिटर को फ्री में शेयर दे दिया। मतलब वो बंदे वो आपके होटल में नहीं रुकेंगे, दूसरे में रुकेंगे। और ऐसा होता है जनरली, जैसे आप कभी जाते हो पहाड़ों साइड में, किसी भी जगह जाते हो और वहां आपको कोई होटल अच्छा आपको मिला, उसने अफोर्डेबल प्राइस आपसे चार्ज करा, अच्छी सर्विस दी, तो अगली बार सोचता है बंदा कि यार उसी में चले जाएंगे, वो बढ़िया था पिछली बार वाला होटल। बंदा ज्यादा चेंज नहीं करता है इन सब चीजों को, बिकॉज वहां हम होटल में नहीं रहने जा रहे हैं, वहां और दूसरी फैसिलिटीज को यूज करने जा रहे हैं, दूसरा घूमने फिरने जाते हैं हम उस जगह। क्लियर? तो अपने 900 बंदे तो आपने सीधे सीधे बेकार कर दिए, 900 यूनिट। और कंपनी सोच रही है कि एक दूसरा मैं पॉसिबल ऑप्शन ले पाऊं। तो दूसरा पॉसिबल ऑप्शन क्या है, देख लेते हैं। There is a scope to extend the Nikko by creating enough space to run a rustic chic Italian style restaurant to serve its guests। ठीक है, अपन एक रेस्टोरेंट भी सोच रहे हैं स्टार्ट कर लें। बेटा हर होटल के अंदर रेस्टोरेंट नहीं होता, किसी में रेस्टोरेंट होता है, किसी में नहीं होता, किसी में बाहर से वो खाना लाके देते हैं आपको, ठीक है ना। सो बट इसके अंदर नहीं होगा। तो अब ये सोच रहे हैं कि भैया हमारे पास एक इनफ स्पेस है और हम इसके अंदर रेस्टोरेंट ओपन कर देते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, ये एनुअल रिवेन्यू दे रखा है आपको पूरे साल का। द एनुअल रिवेन्यूज, कॉस्ट एंड सेल्स वॉल्यूम। सेल्स वॉल्यूम क्या होगा आपका? सेल्स वॉल्यूम क्या होगा? यूनिट, जिसको क्या बोलेंगे? रूम नाइट, ठीक है। तो आप इसको यूनिट बोल लो, सेल वॉल्यूम बोलो, सेल वॉल्यूम बोलो, यूनिट बोल लो, रूम नाइट बोल लो। तो वो दे रखे हैं सालाना, दे रखा है आपको, रिवेन्यू दे रखे हैं, कॉस्ट दे रखे हैं। फॉर द कंबाइंड ऑपरेशन, कंबाइंड ऑपरेशन का मतलब हो गया कि जो आप होटल चला रहे हो अपना एग्जिस्टिंग के अंदर, साथ ही साथ आपका जो रेस्टोरेंट आप सोच रहे हो चलाने की, ठीक है जी, आर गिवन इन द फॉलोइंग ग्राफ। तो अब समझ लेते हैं कि कंपनी अगर वो अपने पास
होटल के साथ साथ कंपनी रेस्टोरेंट भी चलाती है, निक्को होटल प्लस रेस्टोरेंट साथ में चलाती है, तो सालाना क्या पोजीशन बनेगी, पूरे साल की पोजीशन आपको इस तरीके से दे रखी है। तो भाई ग्राफ समझने का प्रयास करते हैं। भाई जो ये वाली लाइन है ना, ये वाली जो लाइन है दैट इज सेल्स वाली लाइन, दैट इज सेल्स वाली लाइन। ये जो लाइन है ये सेल्स वाली लाइन है, ठीक है। एक सिंगल लाइन में ही बना देते हैं इसको। ठीक है जी, ये सेल्स वाली लाइन है अपनी, सेल्स लिख रखा है यहाँ पर। अगर आपको ग्राफ समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, और आपको यदि ग्राफ नहीं समझ में आया तो भाई लगे रहना, पूरा दिन बिता दोगे, क्वेश्चन समझ ही नहीं आने का। सिर्फ ग्राफ को समझना है चैलेंज इस क्वेश्चन में, ठीक है। और ग्राफ को समझने के लिए मेरी मिस्टेक होगी, मैंने आपको हमेशा बताता हूँ पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देखते हैं। तो एक्स एक्सिस के ऊपर क्या है, नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड रूम्स। बेटा ये रूम्स नहीं है, इसको आप रूम नाइट बोलोगे, ठीक है। बिकॉज नीचे क्या दे रखा होता है आपको, लेवल ऑफ एक्टिविटी या फिर यूनिट्स, ठीक है ना। मैं रूम्स नहीं बेच रहा हूं, मैं रूम नाइट बेच रहा हूं। मैंने एक रूम हमेशा के लिए नहीं बेच दिया है अपने कस्टमर को, ये मैं रूम नाइट बेच रहा हूं, ठीक है। तो ऑक्यूपाइड रूम का मतलब रूम नाइट से है, कंफ्यूज मत होना। और ये क्या है, जेड इन मिलियंस, मतलब ये बेसिकली आपको रुपी नहीं बोलना चाहिए, एक वैल्यू दे रखा है, ठीक है। अपन रुपी लेते थे ना यहाँ पर, तो उसी की जगह जेड डी दे दिया आपको, और ये मिलियंस में दे रखा है। मिलियंस मतलब 6 जीरो होती हैं, 10 लाख 1 मिलियन के बराबर होता है, क्लियर। अगर मेरे मुंह से गलती से रुपी निकल जाए तो वो जेड डी ही समझना, ठीक है ना। करेंसी जीलैंड की जो करेंसी है। आगे सेल्स आ गई। अब जो टोटल कॉस्ट है वो किस कदर दे रखी है मेरे को, ये देखो टोटल कॉस्ट यहां से स्टार्ट हो रही है। सर ये 12 से क्यों स्टार्ट हो रही है टोटल कॉस्ट मेरी, बताना 12 से क्यों स्टार्ट हो रही है। बिकॉज आपका जीरो लेवल ऑफ एक्टिविटी पे, आपकी जीरो लेवल ऑफ एक्टिविटी पे फिक्स कॉस्ट तो आती है। तो ये आपकी कौन सी कॉस्ट होगी, यहां से लेकर यहां तक फिक्स कॉस्ट। सर बट फिक्स कॉस्ट तो मेरे को खाली 90 लाख की दे रखी थी, 9 मिलियन की दे रखी थी, इधर फिक्स कॉस्ट 12 मिलियन है। बेटा जी वो जो आपको 9 मिलियन की फिक्स कॉस्ट दे रखी थी, वहां सिर्फ होटल की बात हो रही थी, ठीक है ना, सिर्फ होटल की बात हो रही थी। बट यहां से हमने ये चीज समझी कि होटल के साथ साथ मैं रेस्टोरेंट भी चला रहा हूं, तो रेस्टोरेंट की वजह से, रेस्टोरेंट चलाओगे तो फिक्स कॉस्ट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। ऐसा थोड़ी होता है फिक्स कॉस्ट सेम ही रहती है, नहीं भाई, अपनी फैसिलिटी बढ़ाओगे, एक रेस्टोरेंट और ऐड ऑन करोगे तो रेस्टोरेंट से संबंधी आपकी फिक्स कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, आपको अपना स्टाफ वगैरह बढ़ाना पड़ जाएगा, बिजली पानी की और सब खर्चे बढ़ेंगे। तो दैट इज वाई 9 लाख तो आपका एग्जिस्टिंग में था, 9 मिलियन आपका एग्जिस्टिंग में था, 3 मिलियन और बढ़ के 12 मिलियन आपका हो चुका है। बिकॉज ये ग्राफ एग्जिस्टिंग का नहीं दे रखा, ये ग्राफ रेस्टोरेंट का नहीं दे रखा, ये ग्राफ दोनों का कंबाइंड दे रखा है, एग्जिस्टिंग होटल प्लस रेस्टोरेंट। आगे चलते हैं। तो ये फिक्स कॉस्ट आ गया। और वेरिएबल कॉस्ट हम जानते हैं ऐसे बढ़ता रहता है वो, जैसे जैसे आपका लेवल ऑफ एक्टिविटी बेटा जी बढ़ेगा, जैसे जैसे लेवल ऑफ एक्टिविटी बढ़ेगा वैसे वैसे मेरी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती रहती है, ठीक है। तो वैसे मेरी जो वेरिएबल कॉस्ट है ना वो ऐसे होगी, वैसे जो मेरी वेरिएबल कॉस्ट है वो ये है, ये मेरी वेरिएबल कॉस्ट है, ये इसको टीवीसी बोलते हैं। टोटल वेरिएबल कॉस्ट ये है, टोटल फिक्स कॉस्ट ये है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट ये नीचे वाली लाइन है, टोटल फिक्स कॉस्ट ये सीधी लाइन है, दोनों को जोड़ दोगे तो टोटल कॉस्ट आपकी बन जाएगी, ठीक है जी। तो टोटल कॉस्ट इक्वल टू टीवीसी प्लस टीएफसी, टीवीसी नीचे ऐसे सीधी जाएगी और टीएफसी ये फिक्स कॉस्ट सीधी दे रखी है आपको, तो ये आपका टोटल कॉस्ट आ गया। हाँ जी, स्टार्टिंग के अंदर हमें एक चीज समझ आती है कि स्टार्टिंग के अंदर मेरी कॉस्टिंग ज्यादा आती है, स्टार्टिंग के अंदर मेरा कंट्रीब्यूशन इतना नहीं होता कि मेरी अदर देन वेरिएबल कॉस्ट को रिकवर कर ले। तो ये वाला जो पोर्शन है ना बेटा जी, ये वाला जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन आपको दे रखा है, ये पोर्शन मेरा कौन सा हो गया, लॉस हो गया, ठीक है। और ये पोर्शन जो आगे वाला है,
ये क्या हो गया मेरा प्रॉफिट, डन। और ये क्या हो गया मेरा वो वाला पॉइंट जिसके ऊपर मेरा प्रॉफिट और लॉस बराबर है, यानी मेरी सेल्स और टोटल कॉस्ट बराबर हो, यानी यहाँ पर कोई मेरा ना प्रॉफिट है ना लॉस है। स्टार्टिंग के अंदर आप देखोगे टोटल कॉस्ट वाला ग्राफ ऊपर है, स्टार्टिंग के अंदर ये वाला अगर आप पोर्शन देखोगे ये वाला, ठीक है, तो मेरा टोटल कॉस्ट ज्यादा है और मेरा सेल्स कम है। टोटल कॉस्ट ज्यादा सेल्स कम, तो ये लॉस वाली सिचुएशन हो गई मेरे लिए, ठीक है। और आगे क्या है, मेरा सेल्स ज्यादा है और टोटल कॉस्ट कम है, तो मेरे लिए प्रॉफिट वाली सिचुएशन हो गई, ठीक है जी। चलिए, अब ये जो पॉइंट है जिस पे प्रॉफिट और लॉस बराबर है बेटा, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम? जिस पॉइंट पे मेरा प्रॉफिट और लॉस बराबर हो, सर दिस पर्टिकुलर पॉइंट विल बी कॉल्ड एज बीपी, और ये आपको दे रखा है 5425, 5425, दैट विल बी माई ब्रेक इवन पॉइंट 5425, ठीक है। बिकॉज ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है? लेवल ऑफ एक्टिविटी का। तो यदि मेरी 5425 रूम नाइट सेल हो रही हैं, 5425 मेरी लेवल ऑफ एक्टिविटी है, तो उस केस के अंदर मेरा प्रॉफिट और लॉस जीरो होगा। अगर 5425 से नीचे मैं लेवल ऑफ एक्टिविटी पे काम कर रहा हूं, तो ये मेरे लिए एक लॉस वाली सिचुएशन है, और 5425 से ज्यादा काम करूंगा तो ये मेरे लिए एक प्रॉफिट वाली सिचुएशन है। क्लियर? अब आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे रखा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे रखा है 7310 का, मतलब 7310 तो एक लेवल हो गया ना, क्योंकि आप ये देखो नीचे ऐसे दे रखा है ना, देखो ये जैसे जीरो है तो ये 750 होगा, ये 1500 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? अब इसके अंदर अपन 750 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 2250, है ना, फिर 3000, फिर ये आ जाएगा 3750, फिर ये आ जाएगा 4500, ऐसे ऐसे बढ़ रहा है ना। देखो यहाँ भी पॉइंट है बेटा जी, अगर आप देखोगे ना, पता नहीं आपको दिख पा रहे हैं कि दिख पा रहे, थोड़ा जूम करके देखो, यहाँ भी पॉइंट है, तो ऐसे ऐसे बढ़ रहा है, 750 के गैप पे दे रखा है। तो 5425 मेरा आ गया ब्रेक इवन पॉइंट, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी मेरे को इतना पोर्शन देखिए, यहाँ एक डॉटेड लाइन दे रखी है और ये 7310 दे रखा है। इसका मतलब मेरी जो टोटल सेल्स है, इससे मैं यही तो मतलब निकालूंगा, टोटल सेल्स मतलब टोटल सेल्स यूनिट्स, मतलब टोटल मेरी जो रूम नाइट्स हैं, वो हम भी जानते हैं टोटल सेल्स यूनिट्स किसके बराबर होता है बेटा जी? ब्रेक इवन पॉइंट प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी के। ब्रेक इवन पॉइंट आपका कितना है? 5425, और आपका 7310 टोटल सेल्स यूनिट्स है, तो एमओएस आपका कितना आ गया निकल के? 1885, ठीक है, दैट्स द एमओएस। क्लियर है? ये बात आपको समझ आती है? तो इतना हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गया, इतना ब्रेक इवन पॉइंट आ गया, एंड आई एम हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी कि मैं ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर काम कर रहा हूँ, मेरा लेवल ऑफ एक्टिविटी 5425 से ज्यादा है, ये मेरे लिए खुशखबरी है। लॉस में काम करना किसे पसंद है? ठीक है ना, ये मैं कोशिश करूंगा कि और बढ़ाऊं इस चीज को, ठीक है जी। चलिए, यहां तक मेरे को चीज दे दी, यहां तक क्लियर हो गया आपको? हाँ जी, यहां तक ग्राफ क्लियर है? बता दीजिए। अब क्या क्या दे रखा है, जैसे देखो मेरा अभी तो 7310 ही मान के चलूंगा मैं, 7310 का ही लेवल है, इसने आगे तक दे दिया, और टोटल कॉस्ट यहाँ पर, टोटल कॉस्ट यहाँ पर अगर मैं देखूं तो 23.75 है, यहाँ पर 23.75 है, बट ये बिल्कुल लास्ट लेवल पे है, बिल्कुल लास्ट लेवल पे, इस वाले लेवल पे, ठीक है। अच्छा, ये वाला लेवल क्या आएगा? ये जैसे हुआ 3750, 4500, 750, 750 करके बढ़ रहे हैं ना, तो ये वाला लेवल 8250 होगा ना। सर 8250 यूनिट्स बेच रहे हो? नहीं भाई, 8250 यूनिट्स नहीं बेच रहा, बेच रहा हूं मैं 7310 यूनिट्स ही, बट मैक्सिमम जो इसने मेरे को वर्किंग करके दे रखी है वो 8250 लेवल तक है, और 8250 के लेवल पे टोटल कॉस्ट 23.75 है। तो गलती से भी कोई ये ना समझ ले कि 7310 के लेवल पे 23.75 की कॉस्ट है, नहीं भाई, 23.75 मिलियन की कॉस्ट है, बिल्कुल लास्ट वाले लेवल पे, बिल्कुल लास्ट वाले लेवल पे, इस वाले लेवल पे है वो वाली कॉस्ट, और इस वाले लेवल पे मेरी लेवल ऑफ एक्टिविटी 8250 है, ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए, अब अपने को देखना है कि एनालाइज द प्रॉफिट इंप्रूवमेंट प्लान। अब हमने प्रॉफिट इंप्रूवमेंट प्लान को एनालाइज करना है। प्रॉफिट इंप्रूव करने के लिए कंपनी ने क्या सोचा था, देखो,
क्योंकि कंपनी को चिंता थी कि यार सेकंड क्वार्टर के अंदर हमारा लॉस वगैरह आ रहा है, तो चलो कुछ प्रॉफिट्स बढ़ाए जाएं, ठीक है। और ध्यान रखना ये जो प्रॉफिट्स बढ़ाए जाएंगे एनुअल बेसिस पे बढ़ाए जाएंगे, प्रॉफिट इंप्रूवमेंट प्लान एनुअल होगा, बिकॉज आई एम नॉट गिवन प्रॉपरली द डेटा ऑफ सेकंड क्वार्टर, ठीक है ना। सेकंड क्वार्टर का डेटा एज सच नहीं दे रखा मेरे को, सिर्फ रूम नाइट के, ठीक है ना। प्रॉफिट इंप्रूवमेंट, क्योंकि अच्छा ये बताओ प्रॉफिट इंप्रूवमेंट प्लान के अंदर कंपनी ये सोच रही है तो निक्को को क्लोज कर ले क्वार्टर 2 के अंदर, ठीक है, एक तो वो हो गया। दूसरा पॉसिबल सॉल्यूशन क्या है कि यार रेस्टोरेंट खोल ले। रेस्टोरेंट क्या उस खाली उस क्वार्टर के लिए खोलोगे? जो रेस्टोरेंट है खाली वो उस क्वार्टर के लिए खोलोगे या पूरे साल के लिए खोलोगे? सर पूरे साल चलेगा वो तो दैट इज वाई पूरे साल को कंसिडर करके एनालाइज करना है, ठीक है। चलो अच्छा, माय क्वेश्चन टू यू इज, अब एग्जिस्टिंग प्रॉफिट, लेट सपोज एग्जिस्टिंग प्रॉफिट आपके पास आ रहा है 100 रुपए, एग्जिस्टिंग प्रॉफिट आपके पास आ रहा है 100 रुपए, और अपन दो प्लान सोच रहे हैं कि निक्को को क्लोज कर दें क्वार्टर 2 में। इसको यहां बताता हूं आपको, यहां बताता हूं कि सोचने का तरीका क्या होना चाहिए। आप कुछ ना कुछ बेटा जी एग्जिस्टिंग प्रॉफिट कमा रहे होंगे, ठीक है। अब आप चाह रहे हो कि मैं क्या लगाऊं? प्रॉफिट इंप्रूवमेंट प्लान, ठीक है। एक एग्जांपल लेकर चल रहा हूं मैं, या केस 1, एग्जिस्टिंग में तुम कमा रहे हो 100 रुपए, एग्जिस्टिंग में तुम कमा रहे हो 100 रुपए। प्रॉफिट इंप्रूवमेंट प्लान लगाने के पास तुम्हारे दो ऑप्शन है, एक तो क्वार्टर 2 के लिए क्लोज कर दो, उसको शट डाउन बोलते हैं। जब टेम्परेरी क्लोज करते हैं इस चीज को तो शट डाउन बोलते हैं। क्वार्टर 2 के लिए शट डाउन कर दो, क्वार्टर 2 के लिए शट डाउन कर दो। और दूसरा है रेस्टोरेंट को ऐड कर दो। इसके अंदर सपोज करो प्रॉफिट आता है 80, इसके अंदर सपोज करो प्रॉफिट आता है 90। तो जो बच्चा एग्जिस्टिंग प्रॉफिट ना निकालेगा वो तो बोलेगा सर इसके अंदर 80 का प्रॉफिट आ रहा है, इसके में 90 का प्रॉफिट आ रहा है, सर ऐसा करो रेस्टोरेंट खोल दो भाई साहब, स्वाद ही आ जाएगा, रेस्टोरेंट खोल दो। भाई पहले ये तो देख ले, इट इज अ प्रॉफिट इंप्रूवमेंट प्लान। तो अगर इन दोनों में से कोई भी चीज कर रहे हो तो एटलीस्ट वो 100 से तो ज्यादा ही होनी चाहिए ना। अगर तुमने ये दोनों चीजें में से कोई चीज करा, क्वार्टर 2 में शट डाउन करा, थोड़ा सा तुम्हारा सेविंग हो सकता है, कुछ तुम्हारी कॉस्ट वगैरह बच सकती है, और तुमने सोचा कि रेस्टोरेंट वगैरह ऐड करता हूं तो रेस्टोरेंट से तुम्हारा रेवेन्यू बढ़ेगा, कॉस्ट भी बढ़ेगी। बट इन एनी वे इधर जो प्रॉफिट आए या इधर जो प्रॉफिट आए वो 100 रुपए से ज्यादा है, तभी तो मैं दिमाग मारूंगा। अगर इस जगह 100 रुपए से प्रॉफिट कम आएगा तो मैं क्यों करूंगा? प्रॉफिट इंप्रूवमेंट प्लान का है वो, तो प्रॉफिट डिक्रीज करने वाला प्लान हो गया। तो दैट इज व्हाई आप एग्जिस्टिंग प्रॉफिट निकाल के चलो, बिकॉज ऐसा भी एक पॉसिबल सिनेरियो हो सकता है, ऐसा भी एक पॉसिबल सिनेरियो हो सकता है। सर ऐसे होगा? मैं कह रहा हूं नहीं ऐसा नहीं होगा, कुछ और भी हो सकता है, बट ये भी तो हो सकता है ना। तो दैट इज व्हाई यू हैव टू कंप्यूट सबसे पहले एग्जिस्टिंग प्रॉफिट। और एग्जिस्टिंग प्रॉफिट के अंदर आपका होटल चल रहा था, यस। रेस्टोरेंट चल रहा था, नो। तो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट आपको निकालना है। प्रॉफिट कैसे निकलता है? मैंने आपको बताया था, ये Q इंटू एस माइनस वी माइनस एफ। ये क्या है आपका? लेवल ऑफ एक्टिविटी, दैट इज रूम नाइट, और ये एनुअल निकाल रहा हूं मैं, ठीक है। एस इज द सेलिंग प्राइस पर यूनिट, जो हमारे केस के अंदर क्या है, जो आप चार्ज कर रहे हो पर रूम नाइट। V होता है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वो होगा आपका वेरिएबल कॉस्ट पर रूम नाइट, एंड F इज द फिक्स कॉस्ट इन टोटल, ठीक है जी। चलो जी, पहले लेवल ऑफ एक्टिविटी निकालो। सालाना लेवल ऑफ एक्टिविटी कितना था जी? लेवल ऑफ एक्टिविटी मतलब रूम नाइट कितने थे जी? जी 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 मेरे पास ऊपर बताया था जी 25 कमरे थे। कितने कमरे थे? रूम कितने हैं जी? रूम नाइट निकालना है ना, सबसे पहले रूम नाइट निकाल रहा हूं जी। 25 तो रूम है जी, ठीक है जी, 25 रूम है। और रातें कितनी है जी? 365। अगर 365 डेज हैं तो 365 रातें भी तो होंगी ना, दिन और रात बराबर ही तो होंगे। 365 नाइट बोल लो या डेज बोल लो, एक ही बात है, ठीक है। और ये जो है ये पूरा 100% कैपेसिटी पे काम नहीं करता, ये 75% कैपेसिटी के ऊपर काम करता है। तो ये कितना निकल कर आ जाएगा? 25 इंटू 365 इंटू 75%।
ये आ गया भैया 6843.75। ठीक है जी, हाँ जी डन। 6843.75 रातें हो नहीं सकती, ठीक है, 0.75 रातें हो नहीं सकती, तो इसको हम अपन 6844 कर लेंगे, ठीक है, 6844। क्लियर ये चीज। चलिए, तो ये तो हमारे पास आ गया बेटा रूम नाइट, लेवल ऑफ एक्टिविटी। सेलिंग प्राइस पर यूनिट या चार्जेस पर रूम नाइट हमारा कितना था? हमारा चार्जेस था 2700, ये था जी 2700, और वी कितना था? ये था जी 900। ओके जी, ठीक है, तो हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट या कंट्रीब्यूशन पर रूम नाइट आ जाएगा 2700 माइनस 900, और ये कितना है जी? हमारा फिक्स कॉस्ट है जी 9 मिलियन का, ठीक है जी, 9 मिलियन बोले तो 90 लाख। ठीक है जी, प्रॉफिट निकाल के बताइए क्या निकल कर आ रहा है? सर जी ये 2700 माइनस 900, ये तो हो गया जी 1800, ये हो गया कंट्रीब्यूशन पर रूम नाइट का, ठीक है, 6844 रूम है, 6844 रूम नाइट है, इंटू 1800 माइनस 90 लाख, ये आ गया जी 33,19,200, 33,19,200, 33,19,200, ये रुपए नहीं है, जेड डी है। ठीक है जी, हो गया जी यहां तक आपका। ठीक है, आगे चलो, ये तो एग्जिस्टिंग हो गया। अब मैं कोई प्रॉफिट इंप्रूवमेंट प्लान लगाऊंगा, प्रॉफिट इंप्रूवमेंट प्लान लगाऊंगा तो उससे आई हैव टू मेक श्योर ना मेरा प्रॉफिट बढ़ना चाहिए। तो चलो मैंने प्रॉफिट इंप्रूवमेंट प्लान लगाने का सोचा, एक एक करके एनालाइज करते हैं। सबसे पहले उसने बोला जी आप Q2 के लिए शट डाउन, Q2 के अंदर आप शट डाउन कर दो जी, Q2 के अंदर आप क्या करो, जो निक्को को, होटल को जी शट डाउन कर दो, शट डाउन होटल निक्को। अच्छा जी, चलो जी, आपने बड़ा एक सुझाव दिया। अच्छा, Q2 के अंदर हम होटल को यदि शट डाउन कर देते हैं तो जो प्रॉफिट होता है बेटा, मैं आपसे अगर एक चीज पूछूं, प्रॉफिट निकलता है Q इंटू एस माइनस वी माइनस फिक्स कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट। क्लियर है? अगर आप Q2 के अंदर अपना, या देखो इसको ऐसे समझाता हूं आपको ना, तब समझ आएगा कि एक तो ऑप्शन है कि आप Q2 के अंदर होटल निक्को को रन करो, Q2 के अंदर रन करो, या Q2 के अंदर आप इसको शट डाउन कर दो। दो ऑप्शन है आपके पास। चलिए मैं आपसे पूछता हूं, अगर Q2 के अंदर अगर आप रन करोगे तो आपको 900 रूम नाइट मिल जाएगा, बट अगर शट डाउन कर दोगे तो रूम नाइट 0 मिला, यस और नो? अगला था एस और वी, सेलिंग प्राइस पर यूनिट और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ये कितना था? 2700 और 900, यही था ना, 2700 900। हाँ, और इधर जब शट डाउन ही कर दोगे तो इसकी कोई रेलेवेंस ही नहीं रहेगी, इसकी कोई रेलेवेंस ही नहीं रहेगी। जब रूम ही नहीं बिकेगा तो क्या सेलिंग प्राइस, क्या वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर? फिक्स कॉस्ट, Q2 के लिए हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी आ रही थी? 90 लाख था ना, 90 लाख डिवाइडेड बाय 4, ठीक है जी, ये कितना आ गया? 90 लाख डिवाइडेड बाय 4, 22,50,000। ठीक है, अच्छा जब आप शट डाउन कर दोगे तो यहां 22,50,000 रुपए लगेगा या नहीं लगेगा? मेरे को चैट बॉक्स में बताइए। अगर आप नौ सौ क्या है बेटा? 900 तेरी ये थी ना, वेरिएबल कॉस्ट थी ना, 900 वेरिएबल कॉस्ट थी ना बेटा, कहां कंफ्यूज हो रहा है? वेरिएबल कॉस्ट थी। 2700 में से 900 माइनस करेगा तो 1800 रुपए का तेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगा। ठीक है, दैट 1800 इज द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट या कंट्रीब्यूशन पर रूम नाइट।
ठीक है जी। चलिए अब देखिए कहाँ था मैं, हाँ क्वार्टर टू को, अगर क्वार्टर टू के अंदर अगर आप अपना होटल चला रहे हो, क्वार्टर टू के अंदर यदि आप अपना क्वार्टर टू के अंदर यदि आप अपना होटल चला रहे हो तो 900 रूम नाइट आपको मिलेगा, बंद कर दोगे कुछ ना मिलने का। सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट भी तब आती है जब लेवल ऑफ एक्टिविटी होती है, कई बार सिखा रखा है। सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट भी तब लगती है जब लेवल ऑफ एक्टिविटी होती है। जब लेवल ऑफ एक्टिविटी जीरो है, लेवल ऑफ एक्टिविटी जीरो है तो सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगी, ठीक है ना। आगे फिक्स कॉस्ट जो है, फिक्स कॉस्ट जो है वो 90 लाख डिवाइडेड बाय 4 होता है, ठीक है ना। तो भाई क्या लिख रहा है ये रंजन, क्या लिख रहा है, कहां पर है, कौन सी दुनिया में। ये 90 लाख डिवाइडेड बाय 4 जो 22,50,000 इस क्वार्टर के अंदर लगेगा, क्योंकि बोला था इवनली इनकर्ड होता है चारों क्वार्टर में, इवनली इनकर्ड होता है चारों क्वार्टर में। हाँ हाँ श्योर श्योर, नो इशू, कर देंगे, टेंशन मत लिया अगर बस तू, ठीक है। 90 लाख डिवाइडेड बाय 4 जो तेरा 22,50,000 आता है, और बोला था कि इवनली इनकर्ड होती है, फिक्स कॉस्ट ड्यूरिंग द ईयर इवनली इनकर्ड होती है। तो यदि आप शट डाउन कर दोगे तो ये 22,50,000 तब भी लगेगा। यानी शट डाउन करने का कितना बड़ा नुकसान है आपको कि यार किसी भी तरह का कंट्रीब्यूशन तो मिल नहीं रहा, और आपकी फिक्स कॉस्ट जो पहले लग रही थी वो अभी भी लग रही है, ठीक है, पहले भी लग रही थी अभी भी लग रही है। इस तरह पता है क्या होता, अगर ऐसा होता कि शट डाउन करने में ना ये मेरी 22,50,000 की कॉस्ट बच जाती, तो मेरा जो कंट्रीब्यूशन है ना, यहां से जो मेरा कंट्रीब्यूशन है वो तो नहीं आता, बट मेरी फिक्स कॉस्ट बच जाती। बट यहाँ है ना तो कंट्रीब्यूशन आया ना फिक्स कॉस्ट बची। यहां पर आपको डबल हिट क्या लगेगी, अगर आप शट डाउन कर देते हो तो आपको डबल हिट क्या लगेगी कि एक तो कंट्रीब्यूशन जितना भी आ रहा था, थोड़ा मोड़ा जो भी कंट्रीब्यूशन इधर आ रहा था, अच्छा कितना आ रहा था क्वार्टर टू के अंदर, अगर हम यहां देखें तो यहां आप कंट्रीब्यूशन कितना कमा रहे थे, $2700 माइनस, ये देखो 900 तो लेवल ऑफ एक्टिविटी है, 2700 माइनस 900, ठीक है, ये कितना आ गया 900 इंटू 1800, 16,20,000। तो मुझे डबल हिट क्या लगेगी कि यार एक तो जो कंट्रीब्यूशन है वो 16,20,000 का ये नहीं आएगा, कंट्रीब्यूशन मैंने लूज कर दिया, कंट्रीब्यूशन लॉस्ट कर दिया, कंट्रीब्यूशन को खो दिया, साथ ही साथ जो फिक्स कॉस्ट है वो भी नहीं बची, वो भी सेव नहीं हुई। इंसान सोचता है ना कि चल यार काम धंधा बंद कर दे, थोड़ा फिक्स कॉस्ट ही बच जाएगी, बट वो फिक्स कॉस्ट भी सेव नहीं हुई, फिक्स कॉस्ट भी सेव नहीं हुई। वो कितने की, 22,50 की। तो यार तुम खाम खा क्यों उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हो, हैं कि जब तुम्हारा क्या बोलते हैं ना तुम्हारा कंट्रीब्यूशन मिलने का, तुमको फिक्स कॉस्ट जो लग रही थी वो भी लग रही है। तो कुल मिला के थोड़ा दिमागी तौर पे आप सोचोगे सिंप्लिसिटी के साथ, ये शट डाउन करने का तो कोई फायदा ही नहीं है। हालांकि आप 16,20,000 कमा रहे हो और 22,50,000 गवा रहे हो। अगर आप एक क्वार्टर टू के अंदर अपने होटल को रन करते हो तो आपका कंट्रीब्यूशन कितना आता, 16,20,000, और आपकी फिक्स कॉस्ट लगती 22,50,000, तो आपको लग रहा है लॉस है ना यार, क्योंकि लॉस कितना है अभी, अगर मैं देखूं तो लॉस कितना हो रहा है आपको अगर आप रन कर रहे हो तो 22,50,000 माइनस 16,20,000, 6,30,000 रुपए का लॉस हो रहा है आपको, 6,30,000 का लॉस हो रहा है। बट अगर आप होटल को शट डाउन नहीं कर दोगे तो कितने का लॉस होगा, कंट्रीब्यूशन कुछ मिलना नहीं और फिक्स कॉस्ट लगेगी 22,50,000 रुपए की, कंट्रीब्यूशन कुछ मिलना नहीं, मतलब अगर मैं शट डाउन कर दूंगा तो कंट्रीब्यूशन मिलेगा नहीं, 22,50,000 रुपए का मेरा सीधा सीधा लॉस हो जाएगा। तो मेरा इंक्रीमेंटल लॉस कितना हो जाएगा, इंक्रीमेंटल लॉस 22,50 माइनस 36 कितना, 16,20,000, एंड इट इज नथिंग बट द कंट्रीब्यूशन वाला था जो, यस और नो। सिंप्लिसिटी से सोचो कि आप क्वार्टर टू के अंदर अगर अपना होटल रन करोगे तो भी फिक्स कॉस्ट आनी है, बंद कर दूंगा तो भी फिक्स कॉस्ट आनी है। यानी बंद करके तुमने 22,50 को कौन सा बचा लिया, कौन सा उखाड़ लिया, 22,50 पहले भी लग रहा था अब भी लग रहा है, बट जो तुमने सबसे बड़ी बेवकूफी करी ना कि पहले 16-20 का कंट्रीब्यूशन तो आ रहा था, अब बंद कर दोगे तो वो भी आना बंद हो गया। तो कोई गधा ही होगा जो इसको बंद करेगा क्वार्टर टू के अंदर, बिकॉज हालांकि लॉस है रन करने से बट बंद करने से उससे ज्यादा लॉस है। तो आपका 16,20,000 का
इंक्रीमेंटल लॉस है। तो क्या हम इसको बंद करेंगे? नहीं बंद करेंगे, क्योंकि 2250 की कॉस्ट तो आनी ही आनी है। कम से कम खोलेंगे तो 16,20,000 रिकवर तो हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन रिकवर तो कर लेगा। 2250 के अंदर से 16-20 तो रिकवर हो जाएगा, मेरा लॉस तो कम आएगा। और नहीं चलाऊंगा तो बेवकूफाना हरकत की वजह से कंट्रीब्यूशन भी गया, 2250 की फिक्स कॉस्ट भी लगेगी, मेरा तो इंक्रीमेंटली 16,20,000 का लॉस हो जाएगा, जो कंट्रीब्यूशन आना था वो भी नहीं आएगा। ये चीज क्लियर है आपको बेटा? तो क्वार्टर 2 के अंदर निक्को को शट डाउन करना सबसे वाहियात चीज है, और साथ ही साथ फाइनेंशियल लॉस तो है ही 16,20,000 का इंक्रीमेंटल। नॉन फाइनेंशियल क्या है कि तुम्हारा जो कस्टमर है, जो तुम्हारे पास आता 900 रूम नाइट बिकती, अब वो तुम्हारे कॉम्पिटिटर के पास जाएगा तो तुम्हारा मार्केट शेयर भी खराब होगा। एक तो इंक्रीमेंटल लॉस ये हो गया, प्लस नॉन फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से भी अगर आप देखोगे कि जो 900 रूम नाइट था ना, इससे आपका मार्केट शेयर डाउन हो जाएगा, और इसका बेनिफिट आपका कॉम्पिटिटर उठा लेगा। ठीक है जी? हाँ जी, चलो जी। तो ये तो भाई मैं बहुत ही वाहियात है, ये मैं बिल्कुल भी क्वार्टर 2 के अंदर शट डाउन नहीं करूंगा, तो बहुत ही वाहियात चीज दे रखी थी। दूसरा हमारा था कि हम क्या चला लें, होटल प्लस रेस्टोरेंट। होटल प्लस रेस्टोरेंट यदि हम रन करते हैं तो हमारा प्रॉफिट और लॉस क्या आता है? चलिए जी, तो वो आएगा प्रॉफिट Q इंटू S माइनस V माइनस F। ठीक है जी? क्वांटिटी आपको दे रखा था, लेवल ऑफ एक्टिविटी वो कितना दे रखा था बेटा जी? 7,310। 7,310 सेलिंग प्राइस पर यूनिट और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। हाँ जी, अभी थोड़ा शांति रखना है। फिक्स कॉस्ट इन टोटल वो कितना आपको दे रखा था? वो अब लग रहा था 12 मिलियन का। ठीक है, 12 मिलियन मतलब 12 लाख नहीं, 1,20,00,000 होगा। 6 जीरो होती है ना, 1,20,00,000। हाँ जी, सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट वही रहेगा या बदल गए होंगे? अब सेलिंग प्राइस या वेरिएबल कॉस्ट वही रहा होगा, बदल गए होंगे? कह नहीं सकते भाई, कुछ कह नहीं सकते। ठीक है ना? बिकॉज चीजों के अंदर अगर आप देखोगे तो यहां देखो आपका, ऑल्दो जो होटल जब आप खोल दोगे ना, जब आप होटल एग्जिस्टिंग वाला था, और सॉरी जब आप रेस्टोरेंट खोल दोगे, होटल तो एग्जिस्टिंग था, जब आप रेस्टोरेंट खोल दोगे तो आप बताओ, पहले आप कस्टमर को सिर्फ आप यहां देखो, मैं ना कस्टमर को देता हूं ऑल इंक्लूसिव पैकेज, सब कुछ उसी में होता है। जैसे कुछ होटल्स के अंदर क्या होता है कि आपको बस रहने का है जी, लॉजिंग का पैसा देना होगा और खाना उसी में इंक्लूडेड है। कई में होता है जी ये सिर्फ लॉजिंग का है जी, और उसमें आपको खाने के लिए अलग से पैसा देना पड़ेगा। किसी में ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड होता है, किसी के अंदर ब्रेकफास्ट डिनर इंक्लूडेड होता है, लंच नहीं होता, किसी में सब कुछ होता है, मतलब अलग अलग प्लान्स होते हैं। बट कंपनी का जो मेरे को डेटा देखने को मिल रहा है ना, इसने होटल और रेस्टोरेंट का इकट्ठा दे दिया। यानी मैं उससे एक सिंगल प्राइस चार्ज करूंगा जिसमें होटल प्लस रेस्टोरेंट होगा। इसके अंदर मैं सिंगल प्राइस चार्ज करूंगा जिसके अंदर होटल प्लस रेस्टोरेंट दोनों होंगे, और वेरिएबल कॉस्ट भी मेरी कंसोलिडेटेड ही आएगी जिसमें होटल प्लस रेस्टोरेंट दोनों होगा। तो बेटा मेरे को ये बताओ कि जो पहले मेरा 2700 और 900 आ रहा था, क्या मैं उसको यहां कंसिडर कर सकता हूं? 2700 और 900 आ रहा था, उसको यहां कंसिडर कर सकता हूं। क्यों तो तुम्हें समझ आया ना, क्यों तो तुमको दे दिया 7,310, वो तो सर अपने को समझ आता है। सर फिक्स कॉस्ट है वो अपनी आ रही है जी, चाहे कोई से भी लेवल पे आप बात कर लो, चाहे कोई से भी लेवल पे आप बात कर लो, सर जी वो तो 12 मिलियन की रहने वाली है, मान लिया जी 12 मिलियन की रहने वाली है, 1,20,00,000 की। बट जो मैं कह रहा हूँ सेलिंग प्राइस पर यूनिट और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, क्या उसको मैं 2700 और 900 लूंगा? नहीं भैया, बिकॉज इधर रेस्टोरेंट भी एड ऑन हो चुका है। तो अब मैं जो 2700 रुपए में जो कस्टमर को सर्विस दे रहा था, अब 2700 में नहीं दे पाऊंगा, बिकॉज मैं रेस्टोरेंट वाली सर्विस भी जुड़ गई, तो मैं कस्टमर से कुछ ज्यादा लूंगा ना, यस और नो? हाँ, रेस्टोरेंट भी होगा ना, वो भी बढ़ गया ना। अब वो कैसे लें, कितना लें, उसके लिए मुझे डेटा को फिर से एनालाइज करना पड़ेगा, यस और नो? उसके लिए मुझे डेटा को फिर से एनालाइज करना पड़ेगा। अब देखो सेलिंग प्राइस पर यूनिट जो है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, अगर ये सीधा ग्राफ जाता है ना बेटा जी, अगर ये ऐसे सीधा ग्राफ जा रहा है तो ये होता है Q इंटू
सेलिंग प्राइस पर यूनिट। और अगर ये स्ट्रेट लाइन है, अगर ये स्ट्रेट लाइन है, इसको मैं ना तुम्हें ऐसे सिखाता हूँ बिकॉज तुमने ना वो पढ़ रखा है प्राइसिंग डिसीजन। थोड़ा सा तुम्हें प्राइसिंग डिसीजन की याद दिलाता हूँ। प्राइसिंग डिसीजन के अंदर तुम याद करो, जो टोटल रिवेन्यू का ग्राफ ऐसे जाता था, टोटल रिवेन्यू का ग्राफ ऐसे आता था बिकॉज एक्स्ट्रा यूनिट्स बेचने के लिए हमें प्राइस कम करना पड़ता था, हमें प्राइस कम करना पड़ता है। बट अगर लाइन स्ट्रेट है, बट इफ स्ट्रेट लाइन, अगर स्ट्रेट लाइन है, अगर ये स्ट्रेट लाइन है टोटल रिवेन्यू की, तो इसका मतलब है ये जो Q इंटू एस है ना, एस का मतलब सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ये कांस्टेंट है, ये हमें गिराना नहीं पड़ रहा, ये हमें गिराना नहीं पड़ रहा, क्योंकि तुम प्राइसिंग चैप्टर पढ़ रखा है ना तुमने, इसलिए समझा रहा हूं ये। अगर तुमने प्राइसिंग चैप्टर नहीं पढ़ा होता तो मैं ये वाली बात तुम्हें नहीं बताता बिल्कुल भी। तो ये कांस्टेंट है तो तुम्हें गिराना नहीं पड़ रहा, ठीक है ना, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। तो दैट इज वाई इसके अंदर जो Q इंटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट है ये तो है कांस्टेंट, और ये बढ़ रहा है, ठीक है ना, ये बढ़ रहा है, या ये चेंज हो रहा है खाली, तभी टोटल सेल्स बढ़ रही है ना। तो टोटल सेल्स बढ़ने की वजह से सिर्फ क्वांटिटी में चेंज आ रहा है, क्वांटिटी सोल्ड में, आउटपुट में चेंज आ रहा है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट में कोई चेंज नहीं आ रहा, वो कांस्टेंट है। अब आपको सेलिंग प्राइस पर यूनिट यानी कांस्टेंट है, यानी हर लेवल ऑफ एक्टिविटी पे वही होगा। तो आप ये देखो, वो आपको दे रखा है 30 मिलियन, वो आपको दे रखा है, ये वाला पॉइंट एनालाइज करो बिकॉज ये वाला पॉइंट बिल्कुल लास्ट पे जाके मिल रहा है, सिर्फ इस वाले पॉइंट को देखो, ठीक है, इस वाले पॉइंट को देख बेटा, इस वाले पॉइंट पे ये किसका संगम हो रहा है, 30 मिलियन का और 8,250 का। ग्राफ देख बेटा, ग्राफ देख, टोटल सेल्स का जो ग्राफ है, टोटल सेल्स की लाइन है वो स्ट्रेट है। टोटल सेल्स क्या होता है, क्वांटिटी सोल्ड इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट, यानी अगर ये स्ट्रेट लाइन है ना तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट सेम है। अगर ये टेढ़ी मेढ़ी लाइन होती है ना कुछ, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट कांस्टेंट नहीं होता। कांस्टेंट एक सीधी लाइन तभी होती है जब दोनों में से एक चीज कांस्टेंट हो, तो वो सेलिंग प्राइस पर यूनिट कांस्टेंट है, और जो क्वांटिटी है वो आपका चेंज होता जा रहा है। ये देखो, पहले टोटल रिवेन्यू का ग्राफ ऐसे यूं करके यूं मारता था ना, क्यों, बिकॉज एडिशनल यूनिट्स बेचने के लिए मेरे को प्राइस कम करना पड़ता था। बट इफ द लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन, तो आप ध्यान रखना सेलिंग प्राइस पर यूनिट कांस्टेंट रहेगा। और ये बात मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं बिकॉज तुम प्राइसिंग डिसीजन पढ़ चुके हो। अगर वो चैप्टर ना पढ़ा होता ना तो अभी तक पिलवा देता, इसको आगे कुछ भी बोल के करवा देता। बट तुम्हारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से बिल्डअप करवाना चाहता हूं मैं, ठीक है जी। चलो, हो गया नोट, आ जाओ अब यहाँ आ जाओ प्लीज। तो अब ये क्वांटिटी चेंज हो रहा है सेलिंग प्राइस पर यूनिट, तो मेरे को निकालना है सेलिंग प्राइस पर यूनिट, दैट इज माय एस। वो तो सेम ही है, कांस्टेंट है, तो किसी भी लेवल पे निकाल लो, तो दिस लेवल विल बी द बेस्ट। बताओ और कौन से लेवल पे निकालना चाहोगे, बिकॉज और किसी भी लेवल पे देख रहे हो ना, जैसे अगर आप ये सीधी लाइन देखोगे, ये सीधी लाइन आप देख रहे हो, तो किसी भी लेवल पे ना थोड़ा सा इतना क्लियरली नहीं पता चल रहा कि वो कहाँ काट रही है, मतलब कैसे निकालोगे। जैसे इसके कंपैरिजन में यूं करके यूं निकालोगे, अब ये पता नहीं ना एग्जैक्टली क्या आएगा, थोड़ा मुश्किल है निकालना, थोड़ा मुश्किल है निकालना। तो दैट इज वाई ये वाला जो पॉइंट है ये सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि इस पॉइंट का जो संगम हो रहा है वो 30 मिलियन पे हो रहा है, इधर आ रहा है 30 मिलियन और इधर आ रहा है 8,250। इस पॉइंट का संगम यहाँ हो रहा है, तो दैट इज वाई सेलिंग प्राइस पर यूनिट मैं यहाँ से निकाल लूंगा इस वाले संगम पॉइंट से, तो ये 2700 और 900 कतई नहीं आएगा। सेलिंग प्राइस पर यूनिट मैंने कौन से पॉइंट से निकाल लिया, 30 मिलियन और 8,250। 30 मिलियन, 30 के आगे 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय 8,250 यूनिट्स, ठीक है। और वेरिएबल कॉस्ट कहां से निकालूं, देखो ये जो टोटल कॉस्ट है ये बता दिया 23.75 है, तो टोटल कॉस्ट के अंदर टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी जुड़ा और फिक्स कॉस्ट भी जुड़ा हुआ है भाई, वेरिएबल भी फिक्स्ड भी। टोटल कॉस्ट तुमने बता दिया 23.75 का है,
टोटल वेरिएबल कॉस्ट पता नहीं, बट टोटल फिक्स कॉस्ट तो मुझे 101% पता है कि 12 का होगा। टोटल फिक्स कॉस्ट 101% 12 का होगा। तो टीवीसी कितना आ जाएगा? टीवीसी आ जाएगा आपका 23.75 माइनस 12, 11.75। बेटा ये वाला 8250 का लेवल मैंने क्यों लिया? क्या मेरी 8250 यूनिट सेल हो रही है? बिल्कुल भी नहीं। मेरी कितनी यूनिट सेल हो रही है? 7310। ठीक है ना। आप ये देखो मैंने 8250 का लेवल कंसीडर क्यों करा? 8250 का लेवल कंसीडर क्यों करा? अच्छा आप ये पूछ रहे हो कि कैसे आया? देखो 750 यूनिट्स का गैप है ना, तो आप जोड़ते चलोगे तो ये 7500 वाला है, तो 7500 में 750 जोड़ोगे 8250 आ गया। ठीक है ना, अभी बताया तो था 750 का गैप है। और दूसरी चीज सर आपने ये लास्ट वाला लेवल क्यों ले रहे हो 8250 वाला? बिकॉज यदि आप इस ग्राफ को देखेंगे ना, इस ग्राफ को इसको देखो, इसमें इसके बाद एक बार समझा देता हूं, तुम्हें समझ आ जाएगा। ये देख भाई, बेटा इस तू ग्राफ को देखेगा ना, जब ये जो कहां है 750 का गैप, हे भगवान। बेटा ये देख, तेरे को डब्बे दिख रहे हैं, तेरी बुक में बहुत लाइट प्रिंट हो रखा है क्या? ये देखना, एक एक डब्बा छोड़ के दे रखा है 1500, फिर एक डब्बा छोड़ के दे रखा है 3500। जीरो से जीरो के बीच में 2 डब्बे दे रखे हैं ना बेटा जी। ये देख, यहाँ 2 डब्बे दे रखे हैं ना, एक ये। तो यहां से यहां तक का अगर 1500 का गैप है, तो यहां से यहां तक का 750 का हुआ ना। थोड़ी क्वेरी तो अच्छी पूछ यार, भाई याद क्वेरी पूछ रहा है, थोड़ी क्वेरी तो भारी पूछ। अगर 1500 रुपए का एक बड़ा गैप है, इसमें डब्बे भी हैं, हाँ, अब तूने नकली फोटोकॉपी निकलवा रखी है तो हम क्या करें? थोड़ी डार्क फोटोकॉपी निकलवाता ना। तुमने इतनी हल्की, और फोटोकॉपी नई भी दे रखी है यार, अगर नई भी लाइट प्रिंट भी दे रखा है तो भी तो थोड़ी आंखें तो काम कर रही हैं। इतना तो काम कर रहा है कि ये देख कितना साइज है इसका, इतना तो काम कर रहा है। अगर डब्बे भी ढंग से बुक में प्रिंट नहीं हो रखे तो इतना तो पता चल ही रहा है कि यार इतना साइज है, तो उसका लगभग आधा साइज है ये। बढ़िया, ओरिजिनल के अंदर भी नहीं है। ये डब्बे दिख नहीं रहे, ये डब्बे बने हुए हैं, जैसे ये डब्बे, ये डब्बे, ये डब्बे, ये दिख रहे हैं डब्बे। अगर ये डब्बे दिख जाएंगे तो डाउट नहीं आएगा। चलो ठीक है, अब यहां तक हो गया। अब मैं आपको ये बता रहा था कि सर ये बताओ कि 8250 यूनिट्स का लेवल ही आप क्यों कंसीडर करके चल रहे हो? आप सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकालने के लिए और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए। ठीक है, मैं इसलिए लेकर चल रहा हूं बिकॉज सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि भाई वो 2700 और 900 नहीं हो सकते, बिकॉज वो होटल के लिए था, सेलिंग प्राइस पर यूनिट और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब होटल के साथ तुम रेस्टोरेंट की सेवाएं भी दे रहे हो, तो वो 2700 और 900 रुपए में नहीं पड़ता खाएगा, वो थोड़ी एक्स्ट्रा ही होंगी, जहां तक मुझे फील आ रहा है, थोड़ी एक्स्ट्रा होनी चाहिए। अब उसके लिए होटल और रेस्टोरेंट का कंबाइंड ग्राफ दे रखा है, तो मैं चीजें वहां से निकालने की कोशिश कर रहा हूं। तो अच्छा ये बताओ, जो सेल्स है अगर उसकी स्ट्रेट लाइन है तो उसका सिंपल सा मतलब है कि लेवल ऑफ एक्टिविटी में चेंज हो रहा है, बट सेलिंग प्राइस पर यूनिट कांस्टेंट है। बिकॉज अगर ऐसे डाउन मारता, ऐसे ऊपर जाके नीचे आता, तो वो उसका मतलब होता है कि रेवेन्यू, उसका मतलब होता है सेलिंग प्राइस गिराना पड़ रहा है हर एडिशनल यूनिट बेचने के लिए। बट अगर स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब है सेलिंग प्राइस पर यूनिट कांस्टेंट है। अब आप कौन सा पॉइंट लोगे? अच्छा ये पॉइंट लो, ये लो, ये लो, कौन सा पॉइंट लो? मतलब इसके अंदर से मैं ये पूछ रहा हूं कौन सा पॉइंट लेना आपको ठीक लग रहा है? कोई भी पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट ले लो जो आपको ठीक लग रहा है। ठीक है, बट कोई भी पॉइंट ना इतना कट टू कट पता नहीं चल रहा है जितना ये लास्ट वाला पॉइंट कट टू कट पता चल रहा है। बिकॉज ये लास्ट वाला पॉइंट यहां कट कर रहा है, जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग 30 मिलियन आपको रिवेन्यू दे रखा है और जिसके डाउन के अंदर 8250 यूनिट्स दे रखी हैं। आप कोई भी लेवल लोगे ना तो ये थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं आ रही कि उसके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या है, ये क्लैरिटी नहीं मिल पा रही। अगर आपको क्लैरिटी मिल पा रही है, आप कोई दूसरा भी लेवल ले लो, यही होगा। बट अगर आप 8250 वाले लेवल को देखोगे तो कितनी सटीक क्लैरिटी मिल रही है कि यार यहाँ 8250 है और यहाँ 30 मिलियन है। तो दैट इज वाई सेलिंग प्राइस आ गया ये 3 करोड़ डिवाइड बाय 8250, ये कितना आ गया? 3636.36। ठीक है, और ये वेरिएबल कॉस्ट कैसे आएगा? देखिए वेरिएबल कॉस्ट बेटा टोटल कॉस्ट आपकी होती है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट।
अब टोटल कॉस्ट दे रखी है 23.75 और 23.75 कौन से लेवल पे दे रखी है, आखिरी लेवल पे दे रखी है, इसलिए मैं आखिरी वाला कंसिडर कर रहा हूं। और किसी लेवल पे दे देता, मतलब यहां देख कितनी आ रही है, 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 किसी पे भी ले ले, जिस पे तेरा दिल चाहे उस पे ले ले, तो ठीक है किसी पे भी ले ले। बट ये 30.75 बिल्कुल क्लियरली साफ साफ सफाई से दे रखी है कि बिल्कुल लास्ट लेवल पे 8250 पे। तो टोटल कॉस्ट 23.75 है एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट पता नहीं, अभी टोटल फिक्स कॉस्ट है 12, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई 11.75 मिलियन। और अगर आपको पर यूनिट निकालनी है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो आप 11.75 मिलियन को डिवाइड कर दो ना 8250 यूनिट से। सर ये क्या खाली लास्ट वाले लेवल ऑफ एक्टिविटी पे निकलेगा? नहीं भाई, किसी पे भी निकाल ले, जो भी पॉइंट तेरे को अच्छा लग रहा है, जो भी पॉइंट तेरे को अच्छा लग रहा है तू किसी भी पॉइंट पे निकाल ले जिस पे तेरा मन कर रहा है। पर आखिरी वाला पॉइंट बहुत सफाई से दे रखा है। इन दो पॉइंट्स पे इसलिए निकाल रहे हैं बिकॉज ये बहुत सफाई से विजिबल हैं, सफाई से इनके एक्स एंड वाई एक्सिस विजिबल हैं। मेरा इस लेवल ऑफ एक्टिविटी से कोई प्यार नहीं है, बस एक यही प्यार है कि इसके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस सफाई से मेरे को विजिबल हो पा रहे हैं, ठीक है ना। और तुम्हें कोई दूसरा लेवल हो रहा है तो मुझसे निकाल दो, आंसर बिल्कुल सेम आएगा बिकॉज स्ट्रेट लाइनें हैं, टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, कर्वी लाइंस नहीं है जो दिक्कत होगी, स्ट्रेट लाइंस है। तो ये कितना आ जाएगा जी 11.75 डिवाइडेड बाय 8250 यूनिट्स। चौदह 24.24। देखो 900 रुपए से ज्यादा है ना, 900 से ज्यादा ही आएगा ना बेटा था जब रेस्टोरेंट की सर्विस दोगे। तो कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा, इन दोनों को कंसीडर कर लोगे तो कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट या कंट्रीब्यूशन पर रूम नाइट, कंट्रीब्यूशन पर रूम नाइट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बोल लो या कंट्रीब्यूशन पर रूम नाइट कितना आ जाएगा बेटा जी 36 माइनस 14 ये आ गया जी 22 12.12। ठीक है बेटा जी, अब प्रॉफिट निकाल दें, कितना आ जाएगा प्रॉफिट 7310 इंटू 22 12.12 माइनस 1,20,00,000, ये आ गया 41,70,597। यही आंसर आ रहा है क्या 41,70,000? हाँ भाई बिल्कुल सही, रुपी नहीं है जेड है। इधर भी देखो गलती से मैंने रुपी लिख दिया, ये जेड है, ये भी जेड है, ये आ गया जेड 41,70,597। ठीक है, और आगे 20 पैसे भी है। समझ आया कि नहीं आया यार? अपनी तरफ से तो जान निकाल के रखी है, बट बताओ समझ आया नहीं आया? बोलो बालकों। थैंक यू सो मच। मैंने क्या थैंक यू सो मच, कोई ब्रेक थोड़ी दे दिया, थैंक यू सो मच अभी खत्म कहाँ हुआ है। ठीक है चलिए, क्योंकि थैंक यू सो मच तुम्हारे मन से तभी निकलता है जब ब्रेक मिलता है। अब चलिए जी, अब ये हो गया। अब आगे देखते हैं कि यार देखो एग्जिस्टिंग में कमा रहा था 33,19,000, अब कमा रहा हूं 41,70,000। हाँ अब लग गई मजेदार चीज, तो ये है प्रॉफिट इंप्रूवमेंट प्लान। तो मैं ये करूंगा, तो आप खुद बताओ, जो प्रॉफिट इंप्रूवमेंट प्लान ये वाला था Q2 में शट डाउन करने का होटल, बिल्कुल कैंसिल, बिल्कुल कैंसिल। बट होटल प्लस रेस्टोरेंट का जो आपने दिमाग लगाया कि होटल के साथ रेस्टोरेंट भी चिपका दो, साथ में चलाओ, तो कितना प्रॉफिट आया 41,70,597। तो आपको इंक्रीमेंटल प्रॉफिट कितना आया, ये इंक्रीमेंटल प्रॉफिट कितना आया 33
19 33 19 200 माइनस 41 70 597 851 397 है ना। ZD 851 397। चलो अच्छा समझ तो आ गया ना, बस यही है, ब्रेक दे रहा हूं मरो मत दे रहा हूं। ऐसे हो जाते हैं ब्रेक ना मिले तो बिल्कुल ही जैसे अभी आत्मा निकल के चली जाएगी शरीर से। ठीक है ना, तुम्हें ही भूख लगती है, मैं तो इंसान की योनि से आता ही नहीं हूं भाई, मेरी इंसान की योनि नहीं है, मुझे भूख ही नहीं लगती, मैं इंसान ही नहीं हूं, सारी भूख लगती है तुम्हें। चलो अब आ जाओ, ठीक है, फटाफट एक फॉर्मेलिटी तो पूरी करा दूं। महाराज सरकार थोड़ा सा देख लो, फॉर्मेलिटी पूरी कर लो प्लीज सरकार, थोड़ा देख लो। प्रेजेंट प्रॉफिट निकल कर आ गया 33,19,200, उसी तरीके से निकला है। निक्को को अगर शट डाउन कर देते हो तो 16,20,000 से तुम्हारे प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएंगे, प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएंगे, लॉसेस बढ़ जाएंगे। दैट्स नॉट द डिक्रीमेंटल प्रॉफिट, दैट इज इंक्रीमेंटल लॉस। वैसे मैंने ये देखा है जहां पर इंक्रीमेंटल लॉस होता है वहां डिक्रीमेंटल प्रॉफिट लिखता है, जहां डिक्रीमेंटल प्रॉफिट होता है वहां इंक्रीमेंटल लॉस लिखता है। ठीक है चलिए, और साथ ही साथ क्या होगा, कस्टमर्स को लगेगा कि निक्को नॉन रिलायबल है, वो दूसरे कॉम्पिटिटर के पास चले जाएंगे। ठीक है ना, आगे। और जब अगर आप एक इटालियन रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, भाई तेरे को कॉपी करने के लिए ना मैं पूरा पीडीएफ भेज दूंगा, अभी भेज दूंगा, ब्रेक में ही भेज दूंगा, बस कॉपी कर लियो आराम से, तसल्ली से कर लियो। अब यहाँ देख ले, प्रपोजल ऑफ ओपनिंग एन इटालियन रेस्टोरेंट। अगर आप एक इटालियन रेस्टोरेंट खोलते हो तो ये सब कहानीबाजी इसने दे रखी है जो हमने समझ ली थी। तो फाइनली कितना निकल कर आएगा, 41,70,597, और आपके प्रॉफिट्स 8,51,397 से बढ़ जाएंगे। तो क्या बेस्ट ऑप्शन क्या है, तो इट इज बेटर फॉर निक्को टू गो फॉर ओपनिंग एन इटालियन रेस्टोरेंट। ये जो होटल प्लस रेस्टोरेंट का संगम है, यह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए भाइयों और बहनों, होटल और रेस्टोरेंट का संगम बिल्कुल होना चाहिए। इसको अगर कंपनी लगाती है, रेस्टोरेंट इटालियन रेस्टोरेंट अपने साथ में खोल लेती है होटल के, तो उसके प्रॉफिट बढ़ जाएंगे, इंक्रीमेंटल प्रॉफिट हो जाएंगे 8,51,397 से। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अब क्या ब्रेक लेना है तुम लोगों को, क्या करना है अब बताओ। अब अपने जो मन की जो है ना निकालो अपने मन के अंदर से,